हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट संख्या 12। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए करते हैं आज की शुरुआत पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान का अनुच्छेद कहता है 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जबकि अगर बात करें वास्तविक रूप से, तो वास्तविक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो क्लियर है दोस्तों ये क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की अधिकार किसे है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार वो राष्ट्रपति को है। कहता है भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना अथवा विस्तारित किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के हाथों में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो याद रखिए, भारत के उपराष्ट्रपति पूछ रहा है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के में कौन कौन भाग लेता है। तो राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और साथ में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 और 2 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। तो मूल अधिकारों का संरक्षण माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। कहता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद याद रखिएगा 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अतः सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई की अगर चौड़ाई का अनुपात बात करते हैं तो ये 3:2 होता है तथा चक्र में 24 तिलियाँ होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड कि संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये किसके, यानी कि कहने का मतलब है संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। और ये किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। जिसके पहले वो अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो ये सच्चिदानंद सिन्हा हैं। वो अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया था। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, किस चार्टर्ड अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो 1833 का एक चार्टर्ड अधिनियम था। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, 1833 का चार्टर्ड अधिनियम था। इसके अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया तथा 1843 ईस्वी में इसकी पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जुलाई 1956 ईस्वी में पारित किया गया था। और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य, याद रखिएगा जब राज्य पुनर्गठन आयोग
अधिनियम को लागू किया गया था उस समय भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? तो सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? तो CAG कैग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा CAG कैग। कैग क्या होता है फ्रेंड? तो कैग होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये होता है कैग। तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का वर्णन किया गया है, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद 148 में वर्णन किया गया है और इसकी जो अवधि होता है 6 वर्ष की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता राष्ट्रपति के द्वारा। इसका राइट आंसर जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को है। याद रखिएगा कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है, ठीक है, लेकिन उन्हें उनके पद को निष्कासित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। अब वो अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वो निष्कासित कर सकता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसमें समाचार पत्र एक ऐसा विषय है जो राज्य सूची का अंतर्गत नहीं आता है। कृषि आता है, वन आता है और सिंचाई आता है राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, ठीक, लेकिन परंतु इस समय अनुसूचियां में कुल 22 भाषाएं हैं। 1967 में सिंधी को, जो 1992 में कोंकणी को, मणिपुरी नेपाली को तथा 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को इसमें शामिल किया गया था। मतलब वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड 1946 ईस्वी में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। और याद रखिएगा चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है और प्रत्येक 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? मर्डेका कप का संबंध है फुटबॉल से। नेक्स्ट है चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट बात करते हैं बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो ये था कथक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वियना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी फ्रेंड 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो ये 9 वर्षों के लिए होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है वो 9 वर्षों के लिए होता है। और इसमें याद रखिएगा इसमें न्यायाधीशों की संख्या टोटल 15 होती है और इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? तो शिलादित्य हर्षवर्धन को कहा गया है। इसका राइट आंसर जो है हर्षवर्धन। नेक्स्ट बात करते हैं किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो ये था पांड्य वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। और यह संगम तमिल कवियों का एक सम्मेलन होता था, ठीक है, जो संभवतः किन्हीं प्रमुख राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होता था
8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य शासकों द्वारा इन संगमों के संरक्षण का प्रदान किया जाता था। अब बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट। हाँ, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? वो वंश का नाम बताना है कि कौन सा वंश था शासक जिन्होंने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। फ्रेंड, तुगलक वंश के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया। 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक इस वंश के शासकों ने इस पर शासन किया था। क्लियर है फ्रेंड। नेक्स्ट है खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध याद रखिएगा 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तथा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। खतौली नामक स्थान वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1518 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी अनुवाद भाषा अनुवाद किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट है बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? तो ये था भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बटलर कमेटी का गठन जो है वो 1927 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता और भारतीय रियासतों के मध्य संबंध को सुधारना था। इस कमेटी को भारतीय रियासत कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में, याद रखिएगा 1880 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की तथा इस सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य था कि देश में शिक्षा एवं संस्कृति का विकास करना। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक थे फ्रेंड अरविंद घोष। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। और याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन के सब विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अलग मांग करते हुए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ है फ्रेंड दमदमा से। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। दमदमा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। बुर्ज होम नामक स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का प्रमाण भी मिलता है। तो मानव के साथ भी कुत्ता को भी दफनाया जाता था, इसका प्रमाण मिला है बुर्ज होम में। और एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल ये दमदमा में। नेक्स्ट बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना में केंद्र तथा राज्य का अनुदान क्रमशः अनुपात कितना है? तो ये 60:40 है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत जो है फ्रेंड 23 सितंबर 2018 ईस्वी को की गई थी। इसमें केंद्र तथा राज्य सरकार का अनुदान जो है वो 60:40 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। नेक्स्ट बात करते हैं घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। जब आय बढ़ेगी तो जो घटिया वस्तु होगा उसकी मांग गिर जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बाजार नियम का प्रतिपादन किया था? तो बाजार के नियम को प्रतिपादन किया था जेबी से ने। जेबी से। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? ये किया था फ्रेंड 2012 ईस्वी में। 2012 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
गरीबी निर्धारण हेतु रंगराजन समिति का गठन 2012 में ईस्वी में किया गया था, जबकि इस समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, रेड डाटा बुक का संबंध निम्न में से किससे है? तो रेड डाटा बुक जो है वो है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जंतुओं से, जो विलुप्त के संकट से ग्रस्त जंतु है उससे ही संबंध है। रेड डाटा बुक तैयार किया जाता है और उससे पता लगाया जाता है कि कितना भी जंतु विलुप्त के संकट से गुजर रहा है, तो उसका जो डाटा तैयार होता है उस डाटा को कहते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, क्लियर है? और इस याद रखिएगा, रेड डाटा बुक का स्थापना जो है 1964 ईस्वी में है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न विकल्पों में से किस देश में सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छित क्षेत्र है? तो प्रतिशत के मामले में अगर पूछता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। ठीक है फ्रेंड, CIA के वर्ल्ड फैक्ट बुक रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छित क्षेत्र सूरीनाम है, जिसका प्रतिशत जो है लगभग 95.6% है। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, इसकी पहचान करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट ए नंबर देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर के लिए, तो ये सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, ये सही है। और फिर है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में स्थित है फ्रेंड, यह मुख्यतः बाघ एवं हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ये हंगुल ना होकर के यहाँ पर अगर बाघ और हाथी रहता, बाघ और हाथी के लिए, ठीक है, बाघ और हाथी के लिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो ये सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कितने भारतीय राज्य भूटान राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये फ्रेंड याद रखिएगा, 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान देश के साथ साझा करते हैं। उस चारों देश का नाम अगर बात करते हैं तो एक असम है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, युथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो युथांग घाटी याद रखिएगा सिक्किम राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो बॉस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉस। बॉस स्टेट जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण विक्टोरिया राज्य को विशेष तौर पर तस्मानिया से अलग करता है और एक समुद्री स्टेट है। इसकी लंबाई याद रखिएगा 224 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड कि गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है संयत तापमान तथा संयत वर्षा, यानी कि तापमान भी सही होना चाहिए और वर्षा भी उसे सही रूप से मिलना चाहिए, तो गेहूं की फसल अच्छी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कावेरी नदी। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच जल सिंधु समझौता 1960 ईस्वी में किया गया था। इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु तथा उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब का केवल 20% यानी 20% जल ही उपयोग कर सकता है, बाकी 80% पाकिस्तान यूज करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड कि सूर सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में है? तो सूर सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है। नेक्स्ट है, दस्त-ए-लूट रेगिस्तान किस देश से संबंधित है? तो ये ईरान से, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ईरान से संबंधित है दस्त-ए-लूट। ठीक है, दस्त-ए-लूट रेगिस्तान ईरान के पूर्वी भाग में स्थित है। इस रेगिस्तान का जो विस्तार है 52,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के सबसे, अब कुछ बात कर लेते हैं प्रमुख रेगिस्तान की। तो आटाकामा जो है वो चिली में है, मोजाब USA में है,
कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरोसियो। ये ठंडी जलधारा की उदाहरण नहीं है, ये गर्म जलधारा की उदाहरण है। क्यूरोसियो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा का उदाहरण है, जबकि लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड जो होता है वो आदि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ये सब अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान के टूटने से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये कुछ मैथ के क्वेश्चन है, इसे मैं एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ। टोटल भी सेट का एक ही वीडियो में मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। नेक्स्ट बात करते हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो ये निभाता है लाल रक्त कणिका। याद रखिएगा, लाल रक्त कणिका पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और याद रखिएगा कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन हेतु आरबीसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल। और आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय यानी इन्फेक्शुअल है, इन्फेक्शन से होता है। ये होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड फुट एवं माउथ। ये भी होता है, एंथ्रेक्स भी होता है, ब्लैक क्वार्टर होता है, काउथ पॉक्स होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड है एक वसा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करने वाला जो है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है। यह मुख्यतः ताप नियंत्रण के होता है। इसके अतिरिक्त यह भूख एवं जल संतुलन का नियमन, कार्बोहाइड्रेट और वसा उपाचय का केंद्र भी कार्य करता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन क्या है। इंसुलिन हार्मोन एक पेप्टाइड है। पेप्टाइड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक नहीं है। तो इसमें ऑक्सीजन एक ऐसा है जो कि ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। और ग्रीन हाउस गैसों में अगर बात करें तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने के कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है फ्रेंड लैक्टिक अम्ल का संचय। लंबे समय तक अगर परिश्रम करने वाले श्रमिकों की मांसपेशियों में थकान का कारण जो है वो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा होना होता है। ज़्यादा लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के बाद मांसपेशियों में थकाव होने लगता है। नेक्स्ट है, तालाबों और कुओं में निम्न में से किसके छिड़काव के कारण मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गेम्बूस या फिश। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास सही अनुक्रम में है। तो सबसे पहले इसका सार्क हो जाएगा, उसके बाद कच्छप हो जाएगा, उसके बाद उद्विलाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से क्रमिक विकास का सही अनुक्रम अगर लगाएंगे तो सार्क, कच्छप और उद्विलाल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये रवाकरण इसका राइट आंसर होगा कि रवाकरण जो कि क्रिस्टलाइजेशन विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है।
समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने हेतु रवाकरण की विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बीटा कण। नेक्स्ट है, ऊर्जा की इकाई 1 कैलोरी का मान किसके बराबर होता है? तो ऊर्जा की इकाई 1 कैलोरी का मान हो जाता है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.184 जूल। ठीक है, ऊर्जा की इकाई कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा की इकाई समान होती है। याद रखिएगा, ऊर्जा की जो यूनिट ऑफ एनर्जी होता है वो कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा की इकाई समान होती है। ऊर्जा की इकाई कैलोरी, जूल एवं अर्घ होती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो जूल, 1 कैलोरी बराबर वो 4.184 जूल होता है। नेक्स्ट है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब वह किस रंग का होता है? तब वो बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग जंग रहित लोहा बनाने में किया जाता है? तो क्रोमियम एक ऐसा है जिसको प्रयोग जंग रहित लोहा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? तो ऊर्जा इसमें अदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अगर जड़त्व नापने के लिए द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अतः जड़त्व मापने के लिए द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो यह है घूर्णन गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन गति के कारण पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है, हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? तो हवाओं में ऊर्जा होती है फ्रेंड गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं को गतिज ऊर्जा का ही एक रूप दूसरे रूप में बदल जाता है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फरवरी 2021 में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ई कैबिनेट प्रणाली, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया है? ये किया गया पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? ये बन गई है मिताली राज। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है फ्रेंड तेलंगाना में। याद रखिएगा, तेलंगाना में सबसे बड़ा भारत का फ्लोटिंग सोलर पार्क पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है M.A. गणपति। M.A. गणपति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये मोहन चंद्र शर्मा गौतम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कंगना रनौत को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब कंगना रनौत को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार याद रखिएगा पंगा तथा मणिकर्णिका फिल्म में बेहतर अभिनय के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कुशासन से लड़ने के लिए सामरिक अभियान शुरुआत की है? SAAMAR अभियान शुरू की है। इसका राइट आंसर जो है झारखंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैस्मिन हैरिसन। जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ठीक है, और इसकी मात्र 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने यह हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण की घोषणा की है? तो ये की है दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में
मारियो खींची ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन हैं? तो इसका लेखक है आर कौशिक। नेक्स्ट बात करते हैं दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रक्षेपण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा PSLV-C50। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट बात करते हैं दिसंबर 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका राइट आंसर जो है 111वां इस स्थान रहा था। नेक्स्ट है फ्रेंड, हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में बोंगो सागर के दूसरे संस्करण का आयोजन किन दो देशों के नौसेनाओं के मध्य किया गया? तो बोंगो सागर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, बोंगो मतलब भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं जनवरी 2021 में लॉन्च किए गए इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल, तो ये हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की आन बान शान विराट कोहली, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सही आंसर है। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो गोल्डन अवार्ड जीतने वाले ये हैं A.R. रहमान। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है फ्रेंड वर्ष 1944 से प्रति वर्ष दिया जा रहा है। यह अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार जो है वो A.R. रहमान ही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम जो है वो पार्लियामेंट नहीं है? तो इसमें पोलैंड एक ऐसा देश है जिसका संसद का नाम पार्लियामेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? तो ये महासभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, वो 6 अंग का नाम मैं बोल रहा हूँ। एक महासभा होता है, एक सुरक्षा परिषद होता है, एक आर्थिक और सामाजिक परिषद होता है, एक न्याय परिषद होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, एक सचिवालय होता है। महासभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बाकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह है गोल्फ से। नेक्स्ट बात करते हैं पाकोपिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह है मिजोरम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। फ्रेंड कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों पड़ोसियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और इसी तरह मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।